तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग। अभी तक हम लोगों ने जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पाठ्यकला के इस चैनल पे आप लोगों को फ्री में जेपीएससी पीटी की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। और वही सारे कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जामिनेशंस में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे इस कंटेंट पे आप लोग भरोसा कैसे करेंगे? तो मैंने ही ये सारे कंटेंट पढ़ करके और अपने शॉर्ट नोट्स बना करके 11 to 13 जेपीएससी पीटी को खुद से क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खुद से आप क्वालिफाई करें और वही सारे कंटेंट आप पढ़ें जो जेपीएससी पीटी में आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ना केवल जेपीएससी अपितु झारखंड के होने वाले तमाम एग्जामिनेशंस में, चाहे वो जेपीएससी लेता हो चाहे जेएसएससी लेता हो, सारे एग्जामिनेशंस में आप लोगों को ये कंटेंट काम आएगा। ये झारखंड के इतिहास से संबंधित है। हम लोगों ने पेपर 2 को शुरुआत किया है, ठीक है। तो पेपर 2 जो जेपीएससी पीटी का होता है वो केवल झारखंड से संबंधित होता है, ठीक है। तो झारखंड से संबंधित होता है, तो ऐसे में पेपर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूरी जेपीएससी पीटी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 110 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको जेपीएससी में पूछे जाते हैं और वो झारखंड से संबंधित होते हैं। ऐसे में पेपर 2 का वेटेज काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले पेपर 2 को शुरुआत किया। और ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे हम झारखंड से संबंधित वो तमाम चीज़ें पढ़ते हैं जिसकी जानकारी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 5वां शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर 5वां हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को झारखंड के प्रत्येक एग्जामिनेशंस में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा लें, चाहे वो जेपीएससी का हो चाहे वो जेएसएससी का हो, और जब आप उसमें ढूंढेंगे तो आपको यहाँ से ये जो एक पेज दिख रहा है, इस पेज का अगर अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बना ले तो कंफर्म है कि आप एक क्वेश्चन अपना पक्का कर ले जाएंगे, ठीक है। तो केवल आपको रिवीजन करना होगा। तो मैं बता दूं कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलें ताकि वो रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्जामिनेशंस का होता है तो हमारा माइंड उस समय क्या होता है कि उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर हमारे पास हैंड नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स, तो हम आसानी से उसको केवल देख पाएंगे, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। और क्या है कि वो काफ़ी कहीं भी ले जा करके हम लोग हैंड नोट्स को आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग हैंड नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर 5 को। तो क्या है, तो झारखंड एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड इस राज्य का नाम क्यों पड़ा। तो झार मतलब झाड़ियाँ और वन, और खंड मतलब एक भाग, यानी कि ऐसा भाग जो झाड़ियों और वनों की बहुलता से घिरा हुआ है, तो इसीलिए उसको झारखंड कहा जाता है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं। आप लोगों को एग्जामिनेशंस के लिए क्या याद रखने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे कि प्राचीन स्रोत में झारखंड का कौन सा नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या था, ठीक है। तो वहाँ पे पुंड्र या पुंड, ये 2 नाम, ठीक है, याद रखना आपको। पुंड्र या पुंड, ये 2 नाम कहाँ पे है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम किस रूप में अंकित है? तो पुंड्र या पुंड, ठीक है। और देखिएगा एक लोग आप लोग ऋग्वेद की बात करें अगर हम लोग, तो ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो वो है कीकट प्रदेश, ठीक है। तो ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख किया गया है झारखंड का? तो कीकट प्रदेश। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में किस नाम से उल्लेख किया गया है झारखंड का? तो है व्रात्य प्रदेश, ठीक है। तो अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश। उसके बाद वायु पुराण की अगर हम लोग बात करें, तो वायु पुराण में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो मुरंड, ठीक है। वायु पुराण में किस नाम से किया गया है? मुरंड। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें किस नाम से किया गया है? तो मुरुंड। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, वायु पुराण में मुरंड है, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड है और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मुरुंड है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस रू को ध्यान रखना है। रू जो होगा मुरुंड, वो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में ये वर्णित है झारखंड का नाम, और वायु पुराण में मुरंड है, ठीक है। उसके बाद विष्णु पुराण की बात करें हम लोग, तो विष्णु पुराण में क्या है? मुंड, केवल मुंड। विष्णु पुराण में आपका क्या नाम दिया गया है? तो मुंड दिया गया है, यहाँ से आपको याद रखना है। भगवत पुराण की बात करें तो भगवत पुराण में कीकट प्रदेश, भगवत पुराण में क्या दिया गया है? कीकट प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि अध का कीकट प्रदेश है। और यहाँ पे ऋग्वेद की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल कीकट है,
तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ऋग्वेद में केवल किकट प्रदेश है और भागवत पुराण में किकट प्रदेश है, तो ये दोनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद महाभारत में, ठीक है, महाभारत में या महाभारत को एक और नाम से जानते हैं दिग्विजय पर्व, ठीक है। तो एक याद रखिएगा कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, दिग्विजय पर्व। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक है। या कभी कभी पूछा जाएगा महाभारत में झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि महाभारत में या दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम क्या है, पुंडरीक है। देखिए ये पूछा जा चुका है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, है ना, यहाँ से इस पेज से। तो महाभारत या दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक कहा गया है, या पशु भूमि कहा गया है, या कर्क खंड कहा गया है, या अर्क खंड कहा गया है। ध्यान रखना है आपको, कर्क खंड या अर्क खंड कहा गया है। तो ये चार नाम आप लोगों को याद रखने जो महाभारत में है, ठीक है। बेसिकली ये दो नाम पूछे जाते हैं, पुंडरीक और पशुभूमि, लेकिन आप लोगों को ये चारों नाम याद रखने हैं कि महाभारत में या दिग्विजय पर्व में जो झारखंड का नाम उल्लेखित है वो क्या है, पुंडरीक है, पशुभूमि है, कर्कखंड है, अर्कखंड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखने। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की बात करें तो पूर्व मध्यकालीन का मतलब क्या है कि मध्यकाल के पहले का टाइम पीरियड में जो संस्कृत साहित्य होते थे, है ना, उसमें झारखंड का क्या नाम है, तो झारखंड का नाम है कलिंद देश। झारखंड का क्या नाम उल्लेखित है, कलिंद देश। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम क्या उल्लेखित है, तो झारखंड ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको याद रखना है। उसके बाद तारीख फिरोज शाही की बात करें तो तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड ही नाम ही उल्लेखित है झारखंड का, ठीक है। तारीख बांग्ला की बात करें तो यहाँ भी झारखंड नाम उल्लेखित है, याद रखना है। सियार उल मुतखरीन का नाम अगर हम देखें तो उसमें भी झारखंड नाम उल्लेखित किया गया है। कबीर के दोहे देखें तो कबीर जी हैं जिन्होंने दोहा लिखा है, तो उनके दोहे में भी झारखंड का नाम झारखंड ही है, झारखंड के रूप में ही उसका नाम, झारखंड का नाम वो उल्लेखित करते हैं। उसके बाद जायसी द्वारा, जो मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत के लेखक हैं, है ना, पद्मावत के जो लेखक हैं और मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा भी झारखंड का नाम झारखंड के रूप में ही उल्लेखित किया गया है, ठीक है। अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा में भी झारखंड का नाम क्या है, झारखंड ही है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया, और उसमें भी झारखंड का नाम झारखंड ही उल्लेखित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में इसका भी नाम क्या है, तो झारखंड है, ठीक है। आयने अकबरी की बात करें, आयने अकबरी, तो आयने अकबरी भी अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें भी कोकरा या खंकरा नाम, ये दो नाम झारखंड का उल्लेखित देखने को मिलता है, ठीक है। तो आयने अकबरी में कोकरा या खंकरा, ये दो नाम झारखंड का देखने को मिलता है। उसी बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर हम लोग देखें, या चाणक्य का, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर हम लोग देखें तो उसमें भी झारखंड नाम क्या है, जो झारखंड का नाम क्या है, कुकुट या फिर कुकुट देश, ठीक है। झारखंड का नाम क्या है, कुकुट है या कुकुट देश है, ध्यान रखना है किसमें, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। टॉलमी की बात करें तो टॉलमी जो एक यात्री थे जो भारत की यात्रा पे आए थे, है ना, तो टॉलमी के लेख में आप देखिएगा तो झारखंड का नाम मुंडल के रूप में उल्लेखित किया गया है। झारखंड को किस नाम से वर्णित किया गया है, टॉलमी के द्वारा, तो मुंडल। उसके बाद अगर हम बात करें फायान, ठीक है, तो फायान भी एक चीनी यात्री थे, तो इन्होंने भी झारखंड का नाम कुकुट लाड के नाम से अपने लेखों में वर्णित किया है। तो झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया है, फाहियान, तो कुकुट लाड, ये याद रखना है। ह्वेनसांग की बात करें जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में 629 ईस्वी के आसपास भारत में आए थे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो ह्वेनसांग के द्वारा जो है सो झारखंड का नाम क्या कहा गया है, तो कीलोनासुकालाना, ठीक है। तो कीलोनासुकालाना या फिर कर्ण सुवर्ण भी देखने को मिलेगा इनके नाम में। तो ये नाम जो है कीलोनासुकालाना, ये पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में कि किनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया, तो ह्वेनसांग जी के द्वारा इसका उल्लेख किया गया। झारखंड का नाम कर्ण सुवर्ण भी है। उसके बाद मुगल काल में, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड का नाम या तो खोखरा था, या तो कुकरा था, ठीक है, या तो कोकराह था। तो ये तीनों एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो कुकरा आया हुआ है एग्जामिनेशंस में, है ना। हो सकता है कि अगले बार खुखरा पूछ दे या फिर कोकराह पूछ दे। तो मुगल काल में झारखंड को ये तीन नाम से जाने जाते थे, ठीक है, खुखरा, कुकरा और कोकराह,
ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। तुजू के जहांगीरी की बात करें, चूँकि जहांगीर के समय में लिखा गया, यानी कि मुगल टाइम पीरियड में, तो तुजू के जहांगीरी में झारखंड का नाम खोखरा कहा गया है। ठीक है, क्या है? खोखरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, और तभी से झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये भले ही आप लोगों को एक पेज में लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, रटना पड़ेगा, तो मैं बता दूं कि यहाँ से आपका प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है आप लोगों के लिए। इसका आप शॉर्ट नोट्स डिट्टो बना ले, जैसा लिखा गया है वैसा। ठीक है, आप केवल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे डायरेक्ट लिख के, तो क्या होगा कि आप बार बार जब आप देखेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा फैक्ट कैसे याद होगा। आपको फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वन लाइनर एग्जामिनेशन है। ठीक है, पीसीएस का एग्जामिनेशन से, तो फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए यहाँ से केवल ऐत्रेय ब्राह्मण को अच्छे से याद रखना कि पुंड या पुंड है। ऋग्वेद को याद रखना कीकट प्रदेश, तो कीकट प्रदेश ऋग्वेद को, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में कीकट, और महाभारत को ही दिग्विजय पर्व कहा जाता है। इसमें पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड, अर्घखंड, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालीन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के, यानी कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितने भी सोर्स हैं उसमें सारे में झारखंड का नाम झारखंड ही है। तो ये आप लोगों को याद करने में कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो मध्यकालीन स्रोत आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ये सारे मध्यकालीन स्रोत में झारखंड का नाम झारखंड ही है। तो ये आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा, केवल देखना है। तो मेनली जो आपको याद करने हैं वो ये सब याद करने हैं। ठीक है, और ह्वेनसांग के बारे में याद रखिएगा। ह्वेनसांग किलो ना सू का ला ना, या कर्ण सुवर्ण। तो ह्वेनसांग के बारे में भी ये आपको आसानी से याद आ जाएगा, बड़ा नाम है तो ह्वेनसांग का ही होगा। मुगल काल में याद रखिएगा कि कुकरा कहा जाता था, या खोखरा कहा जाता था, या कोकरा कहा जाता था। तुजू के जहांगीरी में भी खोखरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि अंग्रेजों के समय में झारखंड का नाम क्या था? छोटा नागपुर। अंग्रेज जो थे वो झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये जो पेज आप लोग का होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको हर एग्जामिनेशन में झारखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रख लें। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। ये क्या है? पूछा गया है एग्जामिनेशंस में कि झारखंड प्रदेश का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख, ध्यान रखना, साहित्यिक उल्लेख का मतलब क्या है? किताबों में उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है झारखंड प्रदेश का? तो वो कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आप देख सकते हैं ऐसे भी कि इन सब में सबसे पुराना क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या है? तो पुंड या पुंड है। तो झारखंड प्रदेश का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख, इस पॉइंट को याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, साहित्यिक उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, उसके बाद झारखंड, केवल झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बोलते हैं, तो वो कहाँ मिलता है? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, तो साहित्यिक प्रमाण झारखंड का सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में, और पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक है, पुरातात्विक क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जिसको इतिहासकार खुदाई के दौरान पाते हैं और उससे इतिहास लिखने का काम करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें पुरातात्विक चीज़ें कहलाती है। तो पुरातात्विक प्रमाण में 13वीं सदी के ताम्रपत्र सबसे पुराना है जिसमें झारखंड का नाम देखने को मिलता है, और साहित्यिक उल्लेख में ऐत्रेय ब्राह्मण ऐसा पुराना स्रोत है जिसमें झारखंड प्रदेश का नाम देखने को मिलता है। ये दोनों पूछा गया है, मैं फिर से बता दूं, ये दोनों पूछा गया जेएसएससी के एग्जामिनेशंस में। हो सकता है कि जेपीएससी भी पूछ ले, इसलिए इसको आप लोग को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा झारखंड में शासन करने वाले कौन से शासक थे? तो याद रखना है शशांक। ठीक है, शशांक याद रखना, शशांक। तो ये शशांक किस वंश से संबंधित थे ये भी पूछा जाता है, तो गौड़ शासक, गौड़ वंश से संबंधित थे, गौड़ वंश से। शशांक किस वंश से संबंधित थे? तो शशांक का संबंध था गौड़ वंश से। ठीक है, गौड़ वंश, तो शशांक का संबंध गौड़ वंश से था, तो ये भी पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन से वंश थे? तो याद रखना है गौड़ वंश थे।
कौन थे? गौड़ वंश। तो गौड़ वंश के शासक कौन थे? शशांक। इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही झारखंड में शासन किया, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में गौड़ वंश के बारे में, ठीक है। कौन वंश सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, ये याद रखना आप लोगों को। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। उसके बाद जब मध्यकाल में आते हैं, मेडाइवल पीरियड में, है ना, जब मुस्लिम आक्रमण भारत में शुरू होता है मध्यकाल में, तो उस समय जो है सो झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का एक तरीके से शासन स्थापित हो गया, ठीक है। आप लोग देखेंगे नागवंशी राजा, मुंडा राजा, इस सब के बारे में, तो ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद देखिए ह्वेनसांग, अभी हम लोगों ने देखा था कि ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए, किसके लिए? राजमहल क्षेत्र के लिए, राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी कोह शब्द का प्रयोग किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है कि ह्वेनसांग जो है वो राजमहल क्षेत्र के लिए, ह्वेनसांग जो है वो राजमहल को क्या कहा? तो कीचिंग काइला कहा। क्योंकि ये चाइनीज थे ना, इसलिए यहाँ पे चाइनीज टाइप नाम आप लोगों को लग रहा है। तो ह्वेनसांग राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या कहा? दामिनी कोह का शब्द यूज किया। तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसको कैसे बनाना है नोट्स में, तो मैं बता दूं कि इसको आप लोग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाएं। जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, है ना, ह्वेनसांग, ठीक है। ये ह्वेनसांग यहाँ पे हम लोग लिख दिए। यहाँ से दो फैक्ट ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो राजमहल, इसे लिख दीजिए राजमहल। राजमहल के लिए क्या नाम दिया? तो राजमहल के लिए नाम दिया कीचिंग काइला, है ना, कीचिंग काइला, ये हो गया। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या नाम दिया? तो पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ ऐसे लिख दीजिए पहाड़ी क्षेत्र, और इसको क्या नाम दिया? तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए नाम दिया दामिनी कोह, दामिन ए कोह। तो ऐसे आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा। तो वो चीज़ पढ़ने में आपको लेंदी लगेगा, लेकिन जो ऐसा लिखा रहेगा तो आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे कि ह्वेनसांग राजमहल को क्या कहा? कीचिंग काइला कहा। पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा? दामिनी को कहा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है ना। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में आया गया है, कैप्टन टेनर, इनका नाम याद रखना। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी कोह की स्थापना करी गई। ये कई बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दामिनी कोह की स्थापना कब करी गई, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे, जेपीएससी भी इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो 1824 में दामिनी कोह की स्थापना की गई, ये याद रखना है कि दामिनी कोह की स्थापना कब करी गई? तो 1824 में। तो डायरेक्ट फैक्ट लिखिए दामिनी कोह, उसके बाद डायरेक्ट डेट दे के लिखिए 1824। तो यहाँ से क्या याद रखा जाएगा कि 1824 में स्थापना हुआ। और ये जो नाम किनके सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की स्थापना हुई? तो एक नाम याद रखना, कैप्टन टेनर। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी कोह की स्थापना हुई। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोगों को। उसके बाद एक और फैक्ट, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र के बारे में हम लोग देखे थे, जिसमें देवघर, जामताड़ा, दुमका वगैरह आता है ना। तो प्राचीन काल में जब आप चले जाएंगे तो प्राचीन काल में संथाल परगना का जो क्षेत्र था उसको नरी खंड के नाम से जाना जाता था। देखिए एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये एक एग्जामिनेशन में, बहुत एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है ये। तो याद रखना है कैसे पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, और नीचे आपके बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो प्राचीन काल में संथाल परगना को नरी खंड के नाम से जाना जाता था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो संथाल परगना का नाम क्या था? नरी खंड था। बाद में कांकजोल नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। तो याद रखना है कांगजोल नाम से बाद में संबोधित किया गया। तो प्राचीन काल में पूछेगा तो संथाल परगना का नाम नरीखंड है, और कांगजोल भी संथाल परगना का नाम है, लेकिन ये बाद में है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से नाम संथाल परगना से संबंधित है, और आपको दे देगा ऑप्शन बहुत सारा, ठीक है। तो उसमें याद रखना नरीखंड भी संथाल परगना को कहा जाता था, कांकजोल भी संथाल परगना को कहा जाता था, याद रखना है, ठीक है। तो कांकजोल नाम भी संथाल परगना के लिए यूज किया गया है, नरीखंड भी संथाल परगना के लिए, और प्राचीन काल में संथाल परगना को कहा जाता था नरीखंड। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे डायरेक्टली हर एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको आप लोग शॉर्ट में बनाए, ऐसे लिख करके नहीं बनाए। इस तरह लिखा हुआ है तो पढ़ने में थोड़ा
मतलब अच्छा नहीं लगेगा रिवीजन करने में भी। डायरेक्ट आप लोग लिखें संथाल परगना क्षेत्र, प्राचीन काल में नरीखंड, उसके बाद कांगजोल, ये 2 नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद देखिए ये डेट आपको याद रखना है, 1833 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसन है ना, इस मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर है ना, विल्किंसनगंज या फिर किशुनपुर, ये 2 नाम याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई। पहले तो एक फैक्ट यहाँ ये याद रखिए आप लोग। देखिए कौन कौन चीज़ें कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई, 1833 में पूछा गया है, पूछा गया फैक्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो पहला ही पॉइंट यहाँ याद रखिए कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1833 में। उसके बाद याद रखिए कि इसका मुख्यालय, ये जो एजेंसी स्थापित हुई इसका मुख्यालय कहाँ था, विल्किंसनगंज, ठीक है। तो विल्किंसनगंज या इसी का दूसरा नाम क्या था, किशुनपुर, ये दोनों एकदम याद रखना आप लोगों को। तो दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की जो स्थापना 1833 में हुई थी, है ना, उसका मुख्यालय कहाँ था, विल्किंसनगंज था। तो विल्किंसनगंज को ही एक और नाम से जाना जाता था, किशुनपुर, और इसी का नाम बाद में क्या पड़ा, रांची पड़ा। तो आपको एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से रांची को किस नाम से जाना जाता था। तो रांची को 2 नाम से जाना जाता था, विल्किंसनगंज भी कहा जाता था इन्हें और किशुनपुर भी कहा जाता था। तो आपको इस फैक्ट को भी याद रखना है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखें कि रांची का 2 नाम था, विल्किंसनगंज या किशुनपुर, ठीक है। ये रांची का 2 नाम हुआ करता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और 1833 में दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, रांची, जिसका पुराना नाम था विल्किंसनगंज, किशोरपुर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ये मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, तो इसमें से आपको केवल ये सब फैक्ट याद रखना है। असुर, ये सब हम लोग जनजाति के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से आ गए हैं तो आप थोड़ा देख लें। असुर जनजाति, जो असुर जनजाति है वो झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति है। आया है एग्जामिनेशंस में, आया हुआ प्रश्न है, जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो आपको याद रखना असुर। कैसे याद रह जाएगा, तो असुर लोग सबसे पुराने समय में हुआ करते थे ना। तो याद रखना है कि झारखंड की प्राचीन जनजाति यानी सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो असुर जनजाति है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ पाया, अभी कहाँ पे वर्तमान में है, तो रांची में, लोहरदगा में और गुमला में, ये तीन ही जिला में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो असुर जनजाति है। और वो कहाँ पे है, तो रांची में है, लोहरदगा में है और गुमला में। ये फैक्ट आप कहीं पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, इसके अभी हम लोग देखेंगे लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में देख लीजिए। बिरजिया, बिरहोर और खड़िया ये जो है वो कैमूर के पहाड़ी से होकर छोटा नागपुर में आया। केवल देख लीजिए, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुंडा उरांव हो, तो इसको तो हम लोग देखेंगे अभी अच्छे से। चेरो, खरवर, संतल छोड़ी, केवल आपको ये याद रखना है असुर। यहाँ से एक फैक्ट आपका निकल के आ जाएगा, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब याद मत रखिए। मैं बोल रहा हूँ तो मत याद रखिए, तो वही याद रखिए जो आपको याद रखना है। तो केवल इसमें एक फैक्ट याद रखिए कि असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ये रांची, लोहरदगा और गुमला में पाया जाता है, यानी कि ये यहाँ पे इनका निवास स्थान है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप एक और फैक्ट आप यहाँ पे देखिए, वैदिक साहित्य में, जब वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सब जो सारे वेद हैं वो आ जाते हैं ना। तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, असुर शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आया हुआ प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो किस नाम से, असुर नाम से, ठीक है। तो झारखंड के जनजातियों को, ध्यान रखिएगा, झारखंड के जनजातियों को वैदिक साहित्य में किस नाम से जाना जाता था, असुर नाम से जाना जाता था। वेदों में असुरों को ठीक है। अब देखिए असुरों के बारे में उल्लेख कहाँ पे मिलता है आप लोगों को, तो वेद में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। असुरों के बारे में जो है वो किसमें आप लोगों को उल्लेख देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है आपको वेद में। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति को असुर कहा जाता था, केवल इतना याद रखिए। उसके बाद ऋग्वेद में
अब देखिए यहाँ पर नाम दे दिया प्रॉपर कि ऋग्वेद में, यहाँ पे वैदिक साहित्य है। जब वैदिक साहित्य की बात कर रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों की बात करेगा। वैदिक साहित्य में चारों आते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल ऋग्वेद बोल दिया है तो केवल ऋग्वेद में है ना। तो ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिशनों का देव कहा गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि असुरों को लिंग पूजक या शिशनों का देव किस में कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना है। ये ऋग्वेद है, ये वैदिक साहित्य, कंफ्यूज मत होना है। तो ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक कहा गया है, ये आपको याद रखना, ये पूछा गया फैक्ट है। उसके बाद इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो एक फैक्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, बुकानन ये काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार है ना। ये झारखंड के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रफल है, उसको बताया है कि बनारस से लेकर के वीरभूम तक का जो पठारी क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र को ये झारखंड के नाम से ये एक तरीके से क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद महाभारत काल में झारखंड बृहदवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। तो याद रखना कि महाभारत काल में झारखंड किस सम्राट के अधीन था, तो बृहद वंशी के सम्राट जरासंध का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो महाभारत काल में जो जरासंध थे, बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में आता था ये झारखंड। तो ये आपको ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। महाभारत काल में झारखंड में कौन राजा हुआ करता था, तो जरासंध। और जरासंध किस वंश के राजा थे, तो बृहद्रथ वंशी सम्राट थे। उसके बाद जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को क्या कहा जाता है, कर्कखंड। हम लोग देखे थे कर्कखंड किस में कहा जाता है, तो महाभारत में कहा जाता है झारखंड को। तो कर्कखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में जनजातियों की अधिकता थी, इसलिए इसको कर्कखंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है कि इस काल में असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये 3 जनजाति को आप लोग याद रखिए, तांबा गलाने और उससे संबंधित उपकरण बनाने के लिए जाना जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ है एग्जामिनेशंस में कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तांबा गलाने या उपकरण बनाने के से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है, असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये 3 जनजाति आप लोगों को याद रखना। असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये 3 जनजाति तांबा गलाने से संबंधित है, तांबा गलाने का काम करते थे और उसको गला करके उससे औजार यानी कि उपकरण बनाते थे। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना है कि तांबा की कुल्हाड़ी यानी हजारीबाग के बाहरगढ़ा से तांबे के खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, बाहरगढ़ा। तो बाहरगंडा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे अवस्थित है, हजारीबाग में। ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है मिलान करने के लिए कि जो बाहरगंडा क्षेत्र है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो बाहरगंडा क्षेत्र अवस्थित है हजारीबाग में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है, ये तो हमने बता दिया कि असुर जो है वो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। और बिरजिया है ना, बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि बिरजिया जो है, बिरजिया जनजाति, उसको कांस्य युगीय औजार को प्रारंभकर्ता माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि कांसा का जो औजार है उसको एक तरीके से किन्होंने शुरू किया, तो कौन शुरू किया, कौन जनजाति, तो बिरजिया जनजाति उसको शुरू किया, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर को भी माना जाता है। तो असुर और बिरजिया, ये 2 फैक्ट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ से ये फैक्ट याद रखना आप लोगों को। इसको कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। ये पूछा जाता है इसको कहाँ पर है, तो हजारीबाग में है, ठीक है। बाकी ये सब याद रखने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो इसको कहाँ है, हजारीबाग में है। सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ है, वो भी हजारीबाग में। ये सब नाम याद रखना है कहाँ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। आप लोग नोट करें इसको, ठीक है, कि इसको कहाँ पे अवस्थित है, हजारीबाग में है। सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पर है, हजारीबाग में है। दूध पानी कहाँ पर है, हजारीबाग में है। दुमदुमा कहाँ पर है, हजारीबाग में है। भवनाथपुर कहाँ पर है, गढ़वा में है। तो इसमें से क्या है कि ये सब फैक्ट में केवल आपको जगह का नाम याद रखना है कि कौन सी जगह अवस्थित है, बाकी ये सब याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सब पढ़ेंगे तो आप इसी को कहते हैं कि हम लोग क्वालिटी स्टडी कैसे करेंगे, जो एग्जामिनेशंस में आएगा। ये सब कभी पूछे ही नहीं गए हैं और ना पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, क्या पूछे गए हैं, तो ये पूछे गए हैं इसको कहाँ पे है, हजारीबाग में। सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पे है, हजारीबाग में। दूध पानी हजारीबाग में। दुमदुमा हजारीबाग में। कितना बार पूछा गया है ये। भवनाथपुर कितना बार पूछा गया है, कहाँ पर है, गढ़वा में है।
तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये फैक्ट को भी याद रखना आप लोगों को, पांडु, पास से पांडु पास से पलामू, तो पांडु कहाँ है, पलामू में है, तो याद रखना पास से पांडु पास से पलामू। पलामू का किला कहाँ है, लातेहार में। कितना बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये पलामू का किला है तो पलामू में होगा, नहीं, पलामू का किला है लेकिन ये लातेहार में है। याद रखना ये फैक्ट को कि पलामू का किला नाम तो है लेकिन ये लातेहार में है, ठीक है। उसके बाद बारूडी, बारूडी कहाँ पर है, तो सिंहभूम में है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा गया, बारूडी कहाँ पर है, सिंहभूम में। बेनुसागर सिंहभूम में, कई बार पूछा गया है आप लोगों को। बोनगरा, बोनगरा कहाँ पर है, तो सिंहभूम में। बानाघाट सिंहभूम में। लोहर, उसके बाद देखिए ये याद रखना है कि लोहरदग्गा से, कि लोहरदग्गा में जो है वो कांसा का प्याला मिला है, ये पूछा गया था एक बार एग्जामिनेशन में, है ना, कि लोहरदग्गा से कांसे का प्याला मिला है। नामकुम तो रांची में है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना, तो यहाँ से केवल यही सब चीज़ें याद रखने की कौन सा स्थान कहाँ पे अवस्थित है, तो पांडु पलामू में, पलामू किला लातेहार में, बारूडी सिंहभूम में, बेनुसागर सिंहभूम में। तो ये फैक्ट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। उसके बाद देखिए नोट में हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ से ये याद रखना है, ये पूछा गया है कि इसको कहाँ पर है, हजारीबाग में। अभी हम लोग देखें तो इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित किए गए हैं। और इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा अवस्थित है। ये देखिए पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखना इसको गांव जो कहाँ पर है, हजारीबाग में है, वहाँ पे आपको बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा पाया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्ट देखे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना लें, क्योंकि यहाँ से जो है सो हम लोग किस तरीके से स्मार्ट स्टडी किए, देखें ना कि हम लोग वही चीज़ें पढ़े, वही केवल नोट किए जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जो नहीं पूछे जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं लिखाया है। उम्मीद है आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और आप लोग वो सब चीज़ें नहीं लिख रहे होंगे जो मैं नहीं लिखने के लिए कहा हूँ, है ना। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को लिखना है वही केवल लिखना है और उससे आपका शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बन जाएगा जो आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और बताएं कि और कौन से और किस तरह का लेक्चर आप लोगों को चाहिए, किस एग्जामिनेशन से संबंधित। उन सारे सवालों का हम लोग यहाँ पे जवाब देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।